हम भारतीयों को दान दक्षिणा करना बहुत पसंद है, लेकिन जब अपने आसपास वाले जरूरतमंद लोगों की बात आती है तो उनको लोग कैसे ट्रीट करते हैं। ये देखो, अपनी हाउस हेल्प को ये लेडी कैसे थप्पड़ पे थप्पड़ जड़े जा रही है। ये नोएडा की एक सोसाइटी का केस है। आप देख सकते हो कि इस हाउस हेल्प को कैसे जबरदस्ती घसीट के ले जाया जा रहा है। ये नोएडा के ही एक हॉस्पिटल का केस है, जहाँ पर एक छोटी सी बहस होने की वजह से ये देखो किस तरह से गार्ड को मारा जा रहा है। लेडी गार्ड तक को नहीं छोड़ रहे ये लोग। और ये कोई एक केस नहीं है। ये देखो, नशे में ये औरत अपनी सोसाइटी के गार्ड को कैसे गालियां दे रही है और उससे मारपीट कर रही है। साले खाल छोड़ दूंगी ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज में रहते हैं। इनमें से कुछ लोग शायद चैरिटी भी करते होंगे, एनिमल राइट्स और स्ट्रे डॉग के लिए अपनी सोसाइटी में झगड़े भी करते होंगे। लेकिन जब एक गरीब इंसान की बात आती है तो उनको ये लोग जानवरों से भी बदतर ट्रीटमेंट देते हैं। थोड़े से पैसे देकर इन लोगों को लगता है कि हमने तो इस इंसान को खरीद लिया है। भारत में ऐसे लाखों लोग हैं जो आज के टाइम पर हाउस हेल्प, गार्ड, डिलीवरी बॉयज, वेटर और ड्राइवर जैसे प्रोफेशन में। मेरे हिसाब से हमारी वर्क फोर्स के सबसे वल्नरेबल लोग हैं, जिन्हें कोई प्रॉपर सैलरी तक नहीं दी जाती। हेल्थ इंश्योरेंस तो दूर की बात है, महीने में 2 दिन तक छुट्टी इन लोगों को नसीब नहीं होती है। छुट्टी कितनी मिलती है? छुट्टी नहीं मिलती। जिस दिन छुट्टी मिलती है पैसा कटता है उस दिन का? हाँ भी पैसे बचता है। तनख्वाह कितनी मिलती है? 9,000। कितने घंटे काम करते हो? 12 बजे तक। तनख्वाह खाते में मिलती है या नहीं, वैसे हाथ में पकड़ाते हैं? इन लोगों को कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और हम अपने लेवल पर इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आइए देखते हैं। आप ज्यादातर हाउस हेल्प्स, गार्ड या गिग वर्कर से बात करके देखना, उनके काम के अकॉर्डिंग उन्हें सैलरीज नहीं मिलती हैं और जॉब्स की बाकी चीजें जैसे पीएफ या इंश्योरेंस ये सब भी नहीं मिलता है। जबकि ये लोग सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। एक हॉस्पिटल बिल से लिटरली सड़क पे आ सकते हैं। और सिर्फ गिग वर्कर्स ही क्यों, अपने आसपास देखो, आए दिन रोड्स पे एक्सीडेंट होते हैं, एयर पोल्यूशन से लोग बीमार पड़ते हैं, 20s और 30s में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। लेकिन इंश्योरेंस के बारे में आप में से बहुत सारे लोग शायद सोचते भी नहीं होंगे, इसको इग्नोर करते रहते हैं। आज भी देश में 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, जबकि मेरे हिसाब से ये टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। जीएसटी रिवीजन के बाद तो इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी 0% हो चुका है, तो ये इंश्योरेंस लेने का बेस्ट टाइम है। और इंश्योरेंस के लिए मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूं डिट्टो इंश्योरेंस। डिट्टो पर आप फ्री में अपनी कन्वीनियंस से जितनी चाहो कंसल्टेशन कॉल्स को बुक कर सकते हो और इनके एक्सपर्ट्स आपको पॉलिसी का हर क्लॉज, हर बेनिफिट, हर लिमिटेशन क्लियरली समझाते हैं, चाहे आप पॉलिसी लो या ना लो। मैं खुद जब अपने लिए पॉलिसी देख रहा था तो सबसे पहले मैंने डिट्टो की वेबसाइट के आर्टिकल्स पढ़े और आधी कंफ्यूजन तो वहीं खत्म हो गई। उसके बाद मैंने 2-3 फ्री कॉल्स करी, अलग अलग प्लान समझे, कंपेयर किए और तब जाकर फाइनली एक पॉलिसी बुक करी। ना एक भी स्पैम कॉल आया और ना ही कभी लगा कि मुझे पॉलिसी बुक करने के लिए कोई प्रेशर है। डिट्टो की साइट पर आप मल्टीपल प्रोवाइडर्स के हेल्थ और टर्म प्लान्स को कंपेयर कर सकते हो और अगर आप पॉलिसी लेते हो तो डॉक्यूमेंटेशन से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक पूरा सपोर्ट मिलता है। इंश्योरेंस जितनी कम एज में लोगे उतना सस्ता पड़ता है। डिस्क्रिप्शन में डिट्टो का लिंक है। अगर आप फ्यूचर को लेकर थोड़ा भी सीरियस हो तो एक बार डिट्टो को चेकआउट जरूर करना। 48 साल की रजनी वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी से अपना घर गांव छोड़कर काम की तलाश में दिल्ली आती है। रजनी को एक एजेंसी के थ्रू वेस्ट दिल्ली के राजौरी गार्डन में हाउस हेल्प का काम भी मिल जाता है। रजनी जिस घर में काम करती थी, एक दिन वो लोग एजेंसी में कॉल करते हैं और कहते हैं कि रजनी की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। बाद में वो लोग खुद रजनी को एजेंसी ऑफिस के बाहर छोड़ के चले जाते हैं। जब एजेंसी वाले बाहर निकलते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि रजनी अपने ही पेशाब में लेटी हुई है और हिल भी नहीं पा रही है। एजेंसी वालों को पता चल जाता है कि रजनी बीमार नहीं है, बल्कि उसे बेरहमी से पीटा गया है। रजनी को फटाफट हॉस्पिटल ले जाया जाता है और होश में आने के बाद रजनी जो बताती है वो सुनकर लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसने कहा कि उसके मालिक और मालकिन डेली बेसिस पर उसके साथ मारपीट करते थे। इस बार उन्होंने रजनी को उसके कमरे से घसीट के निकाला और बेरहमी से उसके साथ मारपीट करी और उसके बाल तक काट दिए। सफदरजंग हॉस्पिटल में जब रजनी का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ तो पता चला कि सर से लेकर पैर तक रजनी की पूरी बॉडी पर मारपीट के बहुत सारे निशान थे और उसे इतना मारा गया था कि उसकी उल्टियां बंद नहीं हो रही थी। रजनी को महीने की सिर्फ 7,000 रुपए की तनख्वाह मिलती थी। सिर्फ 7,000 रुपए देकर इन लोगों ने सोचा कि हमें एक स्लेव मिल गया है, इसके साथ जो चाहे ये वो खुलेआम कर सकते हैं। ये हमारी सोसाइटी की अगली रियलिटी है। हमारे सोसाइटी के एलीट लोग सबसे मजबूर और कमजोर लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं। लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी आयरनी पता है क्या है? वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स के नाम से एक रिपोर्ट आती है जिसमें कंट्रीज को इस बेसिस पर रैंक किया जाता है कि वहां पर लोग कितनी चैरिटी करते हैं, अनजान लोगों की कितनी मदद करते हैं और सोशल कॉजेस के लिए कितना वॉलंटियर करते हैं। गेस
करो इसमें भारत की रैंकिंग क्या होगी। इस इंडेक्स की लेटेस्ट रैंकिंग के हिसाब से टोटल 114 कंट्रीज में भारत को 14th रैंक मिली है, यानी हम दुनिया के 14th मोस्ट जनरस और चैरिटेबल देश हैं। और भारत के सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बल्कि कॉमन लोग कितने चैरिटेबल है इसका अंदाजा आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जाने वाले चंदों से लगा सकते हो। तिरुपति बालाजी टेंपल की वैल्यू 3 लाख करोड़ है और हर साल यहां पर 1400 करोड़ रुपए का डोनेशन आता है। लोग सोना चांदी तक डोनेट करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। तिरुपति, शिरडी, वैष्णो देवी ये सब भारत के रिचेस्ट टेंपल है। हमने तो राम मंदिर निर्माण के लिए 3500 करोड़ का चंदा इकट्ठा कर लिया था। मतलब आपको कॉन्ट्रास्ट नजर आ रहा है। एक तरफ हम लोग धर्म के नाम पर जान देने को तैयार हैं, चैरिटीज में देने के लिए बहुत सारा पैसा है हमारे पास, लेकिन ये सारा दया भाव खत्म हो जाता है जब बात आती है अपने ही आसपास रहने वाले गरीब लोगों की, जिन्हें शायद इस चैरिटी की, इस दया भाव की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप खुद ही एक बार सोच के देखो, आपके आसपास ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो ऐसे प्रोफेशंस में काम करते हैं और वो लोग कैसी कंडीशन में काम करते हैं, कितने अंडरपेड और ओवरवर्क्ड रहते हैं, क्या सेफ्टी नेट है उनके पास, सहूलियत उन्हें कुछ भी नहीं मिली हुई है और हर रोज जो उनके साथ बदतमीजी की जाती है, जो जिल्लत उन्हें झेलनी पड़ती है, वो अलग से आती है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके घर में या उनके आसपास बहुत सारी हाउस हेल्प काम करती होंगी। जरा सोच के देखो क्या उन्हें महीने में ऐसी 2 दिन की भी छुट्टी मिलती है जिसके लिए उनके पैसे ना काटे जाते हो। मैंने खुद देखा है कि अगर किसी के यहाँ हाउस हेल्प 2 टाइम आती है, दिन में सुबह और शाम को, और किसी एक टाइम पे वो गलती से ना आ पाए तो मालकिन उस एक टाइम के भी पैसे काट लेती है, ये कह के कि काम तो सारा मुझे खुद करना पड़ा है तो तुम्हें पैसे किस बात के दिए जाए। सैलरी के नाम पर इन्हें महीने के बस 1000-2000 रुपए मिलते हैं एक घर से, अगर थोड़ी पॉस्ट सोसाइटी हो गई तो 5-6 हजार रुपए मिल जाते हैं। जबकि हाउस हेल्प का रेट यूएस से अगर कंपेयर करो तो वहां इनका आवरली रेट यानी 1 घंटे का मिनिमम रेट $15 से $18 है, जो कि 1300 से 1800 रुपए पर आवर बैठता है। इतने पैसे तो यहाँ पर ये लोग महीने में भी नहीं देते और इस पैसे में हाउस हेल्प्स को 2 टाइम घर का सारा काम करना पड़ता है, झाड़ू, पोछा, डस्टिंग, बर्तन, और उसके बाद भी लोग एक्स्ट्रा काम करवा लेते हैं। कई लोग तो डॉग वॉकिंग का काम भी इनको दे देते हैं। ऊपर से इनके साथ घरों में जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वो अलग से। यूएस में स्कूल कॉलेज के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बेबी सिटिंग का काम करते हैं, जिन्हें नैनी बोला जाता है, यानी थोड़ी बहुत देर के लिए जो बच्चे का ध्यान रखने वाला काम है, या दोनों अगर पेरेंट वर्किंग है तो वो नैनी के पास छोड़ के चले जाते हैं। ये बच्चे इस काम का ऑन एन एवरेज $22 पर आवर लेते हैं, यानी 1 घंटे के इनको 2000 रुपए मिलते हैं। और हमारे यहाँ 2500-3000 5000 रुपए देकर पूरे महीने बच्चे की देखभाल करवाई जाती है, उसमें मालिश वगैरह भी शामिल कर देते हैं, क्योंकि भारत में लेबर काफी चीप मिलता है, लोग इतने ज्यादा है और इसीलिए शायद इन लोगों की कोई वैल्यू नहीं की जाती है कि भाई तुम छोड़ के जाओगे तो कोई और तुमसे कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से सोच के देखो तो एक बच्चे को यहाँ पर 2 माएं मिली हुई है, एक मदर और एक उसकी बेबी सिटर, और जो बेबी सिटर है उसके बच्चे को एक मां भी नसीब नहीं हो रही है। कितनी सारी ऐसी मेट्स हैं जिन्हें अपने खुद के छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर दूसरों के बच्चे की देखभाल करने के लिए जाना पड़ता है। और फिर हमारे जैसे बहुत सारे लोग बड़े कैजुअली दांत निपोर के बोल देते हैं, अरे इनके तो बच्चे ऐसे ही पल जाते हैं, इन्हें तो इतना ध्यान भी नहीं देना पड़ता है। ये वीडियो मैंने आपको दिखाई दी, फरीदाबाद की है, देखने में घर भी ठीक ठाक लग रहा है, शायद लोग भी पढ़े लिखे होंगे, लेकिन देखो ये अपने हाउस हेल्प को कितनी बेरहमी से पीट रहे हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स की हमारे देश में कोई कमी नहीं है, गूगल करके आप देखोगे एक से एक दिल दहला देने वाला केस आपको दिख जाएगा। और हमारे यहाँ पर हाउस हेल्प के साथ या नैनीज के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कि अगर इनको कोई साथ में भी ले जा रहा है, कहीं मॉल में घूमने गए या फिर कोई सेलिब्रेशन भी हो रहा है, तो इनको एकदम दूर बिठाया जाता है, अपने साथ नहीं बिठाते हैं, अपने जैसा खाना नहीं खिलाते हैं। लोगों में ऐसी मेंटेलिटी है कि अगर इनके ऊपर 200-400 रुपए खर्च कर दिया या इनको अपने बराबर में बिठा लिया तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी या मैं एकदम से गरीब हो जाऊंगा। और हाउस हेल्प्स के अलावा आप देखो सिक्योरिटी गार्ड्स भी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें खूब एक्सप्लॉयटेशन की जाती है, और ये तो सिक्योरिटी का काम है जो अपने आप में इतना रिस्की होता है। लेकिन आपको कितनी वीडियोस इंटरनेट पे मिल जाएंगी जिसमें इन लोगों के साथ डेली बेसिस पर बदतमीजी और मारपीट करना कितनी आम बात है। 2 केसेस ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूं और भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जितने मैं केसेस आपको दिखा रहा हूं उसमें बहुत सारे केसेस नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली के। मैं कोई फिल्टर लगा के नहीं देख रहा हूं, लेकिन ज्यादातर केसेस इसी रीजन से आते हैं। एक रीजन शायद ये है कि यहाँ पर लोगों के पास लैंड बनी है, यानी कि जमीन बिक गई सरकार को और वहां से मुआवजा आ गया, और मुआवजे के पैसे की गर्मी अलग होती है। इंसान फॉर्च्यूनर लाता है और अपनी सारी गर्मी गरीबों पे उतारना शुरू कर देता है। ये देख लो, सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं। ये भी नोएडा का ही केस है, एक लेडी गार्ड को थप्पड़ मार रही है। ये लेडी एक प्रोफेसर है। सोचो जब इनके मन में एलिटिज्म इतना कूट कूट के भरा है तो बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे। ये एक और केस है, लड़की इतने नशे में है कि गार्ड से कह रही कि तू मेरे बॉयफ्रेंड का इन्फॉर्मर है और उसको मेरी इन्फॉर्मेशन देता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको ज्यादा नॉर्थ भारत के केसेस दिखा रहा हूं तो बेंगलुरु का केस देख लो। एटीएम गार्ड को एक लड़की ने चप्पलों से पीट के उसके साथ गाली गलौज करनी शुरू कर दी, और गार्ड की गलती बस इतनी थी कि उसने उसे आंटी बोल दिया था। कुछ एरोगेंट लोगों के लिए गरीब लोग पंचिंग बैग बन गए। नशे में है तो पीट दिया, घर का ऑफिस का सारा गुस्सा इन्हीं लोगों पे जाके निकाल दिया। मैंने देखा है कि कई जगह तो गार्ड्स को बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं दी जाती, कई सोसाइटीज में गार्ड्स के लिए रूम तक नहीं होता है। धूप, गर्मी, बारिश, ठंड में बेचारों को 8 से 10 घंटे खुले में ही खड़े रहना पड़ता है। इसके बाद अगर साहेबजादे दारू पी के रात के 2 बजे एक बड़ी गाड़ी से आए हैं और गेट खोलने में 2 मिनट लेट हो गए तो बस थप्पड़
थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ने लगते हैं। एटीएम गार्ड जो इतनी रिस्की जॉब है उसके लिए भी इन्हें 10-15 हजार की सैलरी पे रखा जाता है। चोरी चकारी के चक्कर में किसी दिन इनकी जान चली जाए तो बेचारों के पास कोई सेफ्टी नेट भी नहीं रहता है। ये क्लिप मैंने आपको दिखाई थी, इन्हें 12 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ती है, ऊपर से ना कोई पीएफ कटता है ना कोई फैसिलिटी मिलती है। इस प्रोफेशन के जितने ज्यादातर लोग हैं ना उनकी यही रियलिटी है। ये लोग बस सस्ते लेबर की तरह ट्रीट किए जाते हैं क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते, इसलिए इन्हें दबा के एक्सप्लॉइट किया जाता है। एक रील बड़ी वायरल हुई थी जिसमें एक गार्ड कह रहा था कि किसी ने मेरे से बोला कि आपने डिलीवरी बॉय को ऊपर कैसे जाने दिया, मान लो वो टेररिस्ट हो तो हम क्या करेंगे। तो उसने कहा कि भैया तुमने मुझे डंडा दे रखा है और 7,000 की सैलरी है, मैं इस डंडे से रोकूंगा किसी को, मैं तो उसे जाने ही दूंगा ना। हस्बैंड वाइफ आए थे तो उन्होंने कहा कि आपने रोका क्यों नहीं, कि मैं कहा ये अब अंदर गया अब तब आएगा तो तब करा लेगा, कि उन्होंने बोला कि हुआ या ये मतलब अगर वो आदि होता भी तो मैं क्या करता, ना मुझे कोई हथियार है कि मैं उसे रोक सकूं, और मेरी 8,000 रुपये सैलरी है और 8,000 रुपये में आप चाह रहे हो कि मैं जो लोग वेटर का काम करते हैं या ऑफिस बॉयज हैं, आपने देखा होगा अक्सर उनके साथ भी बड़ा गंदे तरह से लोग बर्ताव करते हैं। और ये तो वो लोग हैं जो पढ़े लिखे कंप्यूटर के सामने काम करने वाले लोग हैं। जरा सा खाना खराब हुआ तो उन्हें सुना दिया, खाना लेट हो गया तो उन्हें सुनना पड़ता है, और अगर गलती से किसी के ऊपर कुछ खाना या ड्रिंक गिर जाए तो सीधा मारपीट पे आदमी उतर आता है। ऑफिस के अंदर जो ऑफिस बॉय रहते हैं, पियोन रहते हैं, सफाई का काम करते हैं, मैंने देखा है कि उन्हें जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं वो कैसे ट्रीट करते हैं। एजेड ऑफिस बॉय को भी यंग एम्प्लॉय एक छोटू की तरह ट्रीट करता है, बदतमीजी से बात करता है, अपने पर्सनल काम का ऑर्डर दे देंगे जैसे ये उनका पर्सनल असिस्टेंट लगाओ। इन लोगों को बहुत ही कम सैलरी में रखा जाता है, और ज्यादातर जो बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज है वो किसी एजेंसी को ये काम आउटसोर्स कर देती है, और वो एजेंसी इनको नए नए बंदे लाके देती रहती है क्योंकि लोग इतने ज्यादा है यहाँ पर, तो ना इन्हें इंश्योरेंस मिलता है ना कोई फैसिलिटीज मिलती है। एक अगर चला गया तो दूसरा आ जाता है। और इसी तरह के जो लाखों लोग हैं वो भारत की गिग इकोनॉमी का भी पार्ट है, मतलब जिसमें लोग पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं, जैसे कि हमारे डिलीवरी बॉयज या फिर वो लोग जो कैब, टैक्सी या बाइक वगैरह चलाते हैं। और इस इंडस्ट्री में भी रेगुलेशन की इतनी कमी है कि गिग वर्कर्स को भी खूब एक्सप्लॉइट किया जाता है। 10 मिनट डिलीवरी के चक्कर में आपने देखा होगा डिलीवरी वालों को कैसे रैश ड्राइविंग करनी पड़ती है। आधे से ज्यादा टाइम पर इन लोगों को रेड लाइट तोड़नी पड़ती है ताकि ऑर्डर ये जल्दी से 10 मिनट में जाके डिलीवर करवाएं। ये पूरे दिन भर में 12 से 13 घंटे बाइक चलाते हैं और उसके बाद भी इनको 800 से 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं बचता है। और अगर इन्होंने डिले करना शुरू कर दिया तो कंपनी उसमें से भी पैसे काट लेती है, और पैसे ना काटे तो इनको ऑर्डर मिलने कम हो जाते हैं। और जो आप देखते हो ना, इन्होंने टी शर्ट पहन रखी है, बैग ले रखा है, जैकेट पहन रखा है, इस सब के पैसे भी कंपनी वाले इन्हीं से लेते हैं। और 10 मिनट में जितनी भी चीजें डिलीवर करी जा रही है उसमें आधे से ज्यादा ऐसी चीजें जिसकी 10 मिनट में किसी को जरूरत नहीं है, अगर वो आधे घंटे में भी आएंगी तो किसी की लाइफ में कुछ बदल नहीं जाएगा। ज्यादातर कंट्रीज में आप देखो भारत के अलावा ये सर्विसेज बहुत ही कम चलती है, और भारत में सिर्फ इसलिए चल रही है क्योंकि लेबर इतनी ज्यादा है कि बहुत कम पैसों में लोग डिलीवर करने को तैयार है। अभी एक डिलीवरी का 100 रुपए चार्ज करने लग जाए तो कोई भी 10 मिनट में कुछ भी ऑर्डर करना बंद कर देगा। ऊपर से इन डिलीवरी बॉयज को कई फ्लोर्स में चढ़ के ऑर्डर देना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जहां पर इनके लिए अलग से एक लिफ्ट बनाई जाती है क्योंकि एलीट क्लास को लगता है कि हमारी लिफ्ट में ये बंदा कैसे चढ़ सकता है, और कई सारी सोसाइटीज में इनको लिफ्ट में चढ़ना ही अलाउड नहीं होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2-3 फ्लोर नीचे तक नहीं आ सकते हैं और डिलीवरी बॉयज को उनके फ्लोर पे ही जाके ऑर्डर डिलीवर करना पड़ता है। इनफैक्ट कितने सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जिसमें डिलीवरी बॉयज ऑर्डर देने गए और सोसाइटी में उनको कुत्ते ने काट लिया। ये देखो हैदराबाद में एक डिलीवरी बॉय को 3rd फ्लोर से जंप करना पड़ा खुद को बचाने के लिए क्योंकि एक कस्टमर का कुत्ता उसके पीछे पड़ गया था, लेकिन बेचारा बच नहीं पाया। ये देखो एक डिलीवरी बॉय को एक कस्टमर के पेट डॉग पिटबुल ने कितनी बुरी तरह से काटा है, जबकि इस डिलीवरी के लिए इस डिलीवरी बॉय को 15-20 रुपए से ज्यादा नहीं मिले होंगे। बारिश और वाटर लॉगिंग के टाइम पर भी ये लोग रिस्क लेके डिलीवरी करते हैं। कई बार इनके एक्सीडेंट हो जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं, इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाता है, गटर में गिर जाते हैं, कितने लोगों की डेथ हो जाती है, कोई इनको पूछने वाला नहीं होता है। अब देखो आप ये नहीं कह सकते कि इन्हें किसने बोला है भाई बारिश में डिलीवरी करने को मत करें। वो बेचारे कुछ पैसे कमाने के लिए मजबूरी में ऐसे कर रहे हैं क्योंकि ये ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो घर में कमाने वाले अकेले हैं। अगर हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थोड़ी सी बड़ी होती जिसमें लोग स्किल्ड होते, फैक्ट्री में काम करते, तो उन्हें जरूरत नहीं पड़ती इस तरह का लो स्किल वाला काम करने के लिए। लेकिन बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि जो भी काम मिलता है, जिस भी कंडीशन में मिलता है, कोई कैसे भी ट्रीट करे, इन्हें करना पड़ता है क्योंकि मजबूरी है, पेट पालना है। इसलिए इनको इस बात के लिए ब्लेम करना बिल्कुल सही नहीं है। हमारे देश में एक प्रॉब्लम है कि जो भी इंसान सर्विस इंडस्ट्री में है उसको लोग रेस्पेक्ट की नजर से नहीं देखते हैं। उसको लगता है तो छोटा काम है। बाहर के देशों में बहुत सारे लोग हैं जो सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं, इनफैक्ट कॉलेज स्टूडेंट्स भी करते हैं, क्योंकि वहां पर हर काम को इक्वल रिस्पेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर नहीं है। अब जो अमीर लोग हैं वो तो अच्छे से बिहेव नहीं करते इनके साथ, बट इनके प्रोफेशन के अंदर भी एक हायरार्की रहती है। जैसे अगर एक सोसाइटी का गार्ड है वो डिलीवरी वालों के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता है। कई जगह ऐसा होता है कि डिलीवरी वालों को लिफ्ट से जाना अलाउड होता है या फिर सर्विस लिफ्ट रहती है, लेकिन गार्ड अपनी चौड़ में आके उन्हें सोसाइटी में घुसने नहीं देता है, उनकी बाइक बाहर खड़ी करवाता है, जबकि ऐसा कोई रूल भी नहीं उस सोसाइटी में। ऐसे जो सोसाइटी के अंदर गाड़ियों के ड्राइवर हैं वो गार्ड्स को कुछ नहीं समझते हैं, वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो गाड़ी के मालिक हैं। तो इन प्रोफेशंस के
अंदर आपस में भी डिस्क्रिमिनेशन खूब चलता है। अब बात आता है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले जो मिनिमम वेज है उसे बड़ी स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा आवरली बेसिस पे। इसके अलावा लेबर लॉस को भी थोड़ा स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। सरकार एक हेल्पलाइन भी स्टार्ट कर सकती है जहां फोन करके लोग अपने बेसिक राइट्स के बारे में पूछ सकें और कहीं कुछ अगर हैरेसमेंट हो रही तो उसे रिपोर्ट कर सकें। जो अनस्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी में लोग काम कर रहे हैं उनके बेसिक राइट्स क्या है, उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, उन्हें इंश्योरेंस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन उनके लिए इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे यूएस यूके कंट्रीज में होता है। उन देशों के बच्चे समर वेकेशन में स्टोर में काम करते हैं, रेस्टोरेंट में वेटरिंग का काम करते हैं, कार वॉश और डिलीवरी जैसे काम करते हैं। वो लोग इस तरह से पैसे भी कमा लेते हैं और ये भी सीखते हैं कि यार कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। इससे एक पूरी सोसाइटी में माइंडसेट शिफ्ट आता है कि अगर मेरा बच्चा डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहा है तो मैं किसी डिलीवरी बॉय को देखूं तो मुझे उसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। और लास्ट में मैं बस यही कहना चाहता हूं दैट चैरिटी बिगिंस एट होम। ये बड़ी पावरफुल बात है। हम लोग ऐसे दान दक्षिणा करते रहते हैं, चैरिटीज में डोनेट करते रहते हैं, लेकिन अपने ही घर की सोसाइटी में काम करने वाले लोगों को ढंग से पैसे नहीं देते, छुट्टी नहीं देते, यहाँ तक तमीज से उनसे बात नहीं करते हैं। आपके आसपास कहीं पर भी ऐसा कोई इंसान एक्सप्लॉइट होता हुआ दिखे तो उसके एम्प्लॉयर को कॉल आउट कर दिया कर। हमें थोड़ा सा एम्पैथेटिक और कंसिडरेट बनना पड़ेगा, तभी हम लोग सही मायने में एक जनरस कंट्री बन पाएंगे। वरना रिपोर्ट में कुछ भी आता रहे, रियलिटी हम दोनों को पता है और इस डार्क रियलिटी को चेंज करना बेहद जरूरी है। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने डिट्टो का लिंक लगा दिया है, एक बार उनको चेकआउट जरूर करना। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा। स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।